हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग न्यूज़पेपर के डिस्कशंस को देखेंगे और मैंने आपसे कहा था, तो ये सेशन आज का है 24 अगस्त 2020 का न्यूज़पेपर है द हिंदू। आप देख ही रहे हैं। तो इसमें तो न्यूज़ देखे जाए तो बहुत सारे गिवन होते हैं, लेकिन हम सारे के सारे न्यूज़पेपर की न्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उनमें भी एक्सप्लेन्ड डिस्कशन केवल उन्हीं पॉइंट का करेंगे जिनसे कुछ पॉसिबिलिटी है, जिनसे कुछ समझ बनेगी आपकी, या पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में। तो सारे न्यूज़पेपर को तो नहीं, लेकिन उसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स भी डिस्कशन करना ज़रूरी नहीं होता है कभी कभी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपको उन्हें पढ़ना होगा तो आप उन्हें पॉज करके उसकी रीडिंग कर लीजिएगा। बट जो इम्पोर्टेंट है, जिन्हें मुझे डिस्कस करना चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस कर दिया करूँगा। तो चलिए आज के टॉपिक को आज के इस पेपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो भी इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको वो बातें समझ में आए जो समझने के लिए ज़रूरी है, आपके एनालिसिस आपका ठीक हो पाए। रोज़ के न्यूज़ से अपडेट रहेंगे तो जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो जल्दी याद हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट जो हाईलाइटेड है, आप इसे देख रहे होंगे। दिस इज़ एक कहा गया है कि भले ही भारत में 3 मिलियन केसेस हो गए हैं, मतलब 30 लाख केस हो गए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अब किस बेस पे ख़त्म होगा, उनका कुछ मानना है इस पे। आप इसे पढ़ सकते हैं चाहे तो, ठीक है। वो कुछ रेफरेंसेस दे रहे हैं कि अमेरिका में भी हमसे ज़्यादा केसेस हैं और बहुत सारे देशों में इसके पहले भी बहुत सारी बीमारियां आई हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत लंबे तक, अनंत काल तक चलती है। तो इट इज़ टाइम नाउ कि अब ये जो कोविड-19 है उसको भी डिक्लाइन होना है ना। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जल्दी जो है, क्या कहते हैं, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। अब एक टाइम हो गया है जब बहुत दिन तक वायरस स्प्रेड आउट हो चुका है और एक बॉडी में बहुत दिन तक वो सरवाइव नहीं करता है, उसमें कुछ इम्यूनिटी धीरे धीरे जब बॉडी स्ट्रॉन्ग करती है तो उनका कुछ इम्पैक्ट कम होने लगता है। अब इनका एक सजेशन ये भी है कि अगर एक वैक्सीन आ जाती है ना, केवल एक वैक्सीन आ जाती है तो वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर देगी और एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी बनाएगी। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी नाम का कॉन्सेप्ट आप इसको थोड़ा सा समझिए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है, हर्ड का मतलब झुंड समझते हैं। जैसे मानिए एग्जाम्पल के लिए 100 आदमियों का कोई एक कंट्री है, तो 100 आदमियों का एक कंट्री है। तो जैसे कोई बीमारी किसी एक आदमी में होती है, लेट्स सी ये एक आदमी है और उस एक आदमी में कोई भी बीमारी होती है, तो धीरे धीरे से ही उस आदमी के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, वो उसको रोकने का प्रयास करती है और धीरे धीरे हैबिट मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है, तो एक बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करती है। तो अब मानिए कि वो एडजस्टमेंट जो है, इस 100 में से मान लीजिए कि 50 से 60 लोगों को कोई भी बीमारी हो गई और वो 50 से 60 लोग में से कुछ लोग ठीक हो गए और कुछ लोग क्या कहते हैं, दवा करवा रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम उनका ठीक हो रहा है धीरे धीरे। अब इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब ये 70 तक हो जाएगा ना, तो 70 लोगों के अंदर ऐसा होगा जो इम्यून सिस्टम उनका मजबूत हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ उनमें बन जाएंगी। तो जिनकी वजह से वो जो 30 लोग बचे हैं ना, आउट ऑफ 100 70 तो बीमार हो चुके हैं, लेकिन 30 जो बचे हैं उनको बीमारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो 70 जो है उनके अंदर क्या हो गई है, प्रतिरोधक क्षमता बन गई है। तो उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता होने की वजह से इन 30 जो होंगे वो ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। तो इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए, तो स्पेशली कुछ लोग कहना है कि इंडिया जो है उसको वैक्सीन बाय द एंड ऑफ द ईयर मिल जानी चाहिए। अब लेट्स सी मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, बट बहुत एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, इस वजह से इसको पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। राइट, चलिए और आगे चलते हैं। न्यूज़ बहुत सारी हैं, आपका मन करेगा तो आप पॉज करिएगा या न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िएगा, या मैं टेलीग्राम पे आपको टीसीएस पाठशाला के नाम से जो चैनल है उस पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। टीसीएस पाठशाला आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे, और जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप हमारा बना हुआ है उस पर तो आप भेज ही दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपको ठीक लगे पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं खुद ही आपसे डिस्कस कर दिया करूँगा। तो चलिए अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हाँ ये आर्टिकल है।
और ये आर्टिकल भी एग्जैक्ट तो पॉइंट ऑफ पॉइंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर का मतलब ही यही होता है ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है, ये कहा गया है, एक मिनट, वेट अ मोमेंट, आई शुड डू वन थिंग कि आई शुड मेक इट फ्लाइट मोड एक्जैक्टली। सो जो क्या कहते हैं, वेयर इज़ दैट आर्टिकल, हाँ या अभी नेपाल से भारत के रिलेशन थोड़े से गड़बड़ हुए ना। जो हम लोग वहाँ के काला पानी वाला रीज़न लेकर के ओबीओ जो क्या कहते हैं बीआरओ ने जो रोड बनाई है उससे कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुए। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करिए। नेपाल इधर से आप देखिए तो इंडिया में बांग्लादेश बगल से, उधर नीचे देखिए तो श्रीलंका, ठीक है, और इधर म्यांमार, ये सब कुछ हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनसे इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे। अब उसके कई रीज़न हैं। जैसे बांग्लादेश का देखा जाए तो बांग्लादेश के पार्टीशन में, पाकिस्तान से अलग होने में भारत की बहुत अहम भूमिका रही। तो बांग्लादेश एक तरीके से कहा जाए तो उस समय चाहे हमारी गंगा ट्रीटी रही हो, जो क्या कहते हैं बांग्लादेश के साथ, और चाहे हमारा तीस्ता रिवर वाला बात रही हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा वाला जो सिस्टम है उसकी ट्रीटी रही हो, तो हमेशा भारत की बात बांग्लादेश ने मानी है। और वो चाहे एहसान के नाते मानी हो या मे बी क्या कहते हैं हम उसकी हेल्प करते हैं ऐसा माना हो। नेपाल के साथ भी ऐसा काम है। नेपाल को हम कभी अलग नहीं मानते हैं। नेपाल के लोग भी भारतीय सेवाओं में हैं, तो नेपाल से भी अच्छे रिलेशन रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे फील होता है कि देर इज़ अ टाइम व्हेन इंडिया शुड स्टॉप वर्किंग लाइक अ बिग ब्रदर, इट शुड डिप्लोमेटिकली मेक रिलेशन ना। मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरे व्यक्तिगत व्यू हैं कि क्या कहते हैं, अब जैसे हमेशा आप डांटते रहोगे कि भाई तुम ये करो तुम ये करो ना, एक टाइम आता है जब अब ग्लोबल हो गया है हर चीज़। अब ऐसा तो है नहीं कि नेपाल को हर चीज़ के लिए इंडिया से ही डिपेंडेंट रहना है। अब उसे तो जो मदद है वो अमेरिका से भी मिलने के लिए ऑफर्स हैं उसके। चाइना आपके बगल है, ठीक है, चाइना हार्नेस करना चाहता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि श्रीलंका पे एक समय चाइना का बड़ा प्रभुत्व हो गया था। पाकिस्तान को एक तरह से वेपन की तरह इंडिया के अगेंस्ट में चाइना यूज़ ही कर रहा है। तो जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी पॉलिसी जो है वो, ये पूरा आर्टिकल जो है नेपाल पॉलिसी को कंसर्न्ड है और भारत के बारे में कुछ बातें दिखाता है। क्या कहा गया है देखिए, एक एक लाइन पे मैं आपको समझाता हूँ, शायद आप बात को समझ पाएँ। यहाँ पे गिवन है कि इंडिया शुड रिजेक्ट नेपाल्स स्टेट इल कंसीव्ड टेरिटोरियल क्लेम्स। अब इल कंसीव टेरिटोरियल क्लेम्स का मतलब क्या है? अभी सुना होगा हाल ही में कि नेपाल ने क्या किया है, अपनी संसद में एक बहुमत पारित करके एक नया मैप इशू कर दिया है। और उस नए मैप में जो काला पानी वाला रीजन है वो अपने में क्लेम कर रहा है कि ये हमारा क्या कहते हैं रीजन है। जबकि जब से सगौली की ट्रीटी हुई है 1816 की, सगौली की ट्रीटी के बाद से लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है वो भारत का उस रीजन पर रहा है और नेपाल का मैप भी वहाँ से नहीं था। मतलब पहले का मैप दूसरा था, लेकिन अभी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना हम लोग मान सकते हैं कि क्या कहते हैं उन्होंने चेंज कर दिया। हालांकि चाइना से अभी नेपाल के कुछ बातें फिर बिगड़ गई हैं, क्योंकि चाइना ने कुछ टेरिटरी को क्लेम कर दिया था नेपाल के, ठीक है। तो अब जब क्या कहते हैं सगौली के ट्रीटी के बाद भी मैप उनका पहले जैसा चलता था, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में अपनी संसद में प्रस्ताव ला करके अगेंस्ट इंडिया एक क्या कहते हैं एक ही तरफ से यूनिलैटरल, एक ही तरीके से, देखो किसी बॉर्डर पे अगर बात होती है, डिस्प्यूट होता है तो दोनों कंट्रीज बैठ करके डिसीजन लेते हैं, लेकिन उसने अपने ही मन से वहाँ के मैप को बढ़ा दिया। तो एक तरीके से वो उसका इल कंसीव टेरिटोरियल क्लेम है ना, टेरिटोरी को क्लेम कर रहा है लेकिन गलत नज़रिए से, वो बात करके मित्रता वाली बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो कहना चाह रहे हैं कि भारत को उसके इस मतलब छोटी सी गलती को इग्नोर करना चाहिए और नेपाल के रिलेशन को नर्चर करना चाहिए, मतलब उससे अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए। लेट्स सी, अब इसको आप देखिएगा, अभी हाल ही में 15 अगस्त को, 15 अगस्त आप जान ही रहे हैं आपके यहाँ का स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस उसी दिन केपी शर्मा ओली आप कह सकते हैं, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तो एक तरीके से जो हमारे अंदर टसन चल रहा था, बात नहीं हो रही थी, दिक्कत चल रहा था इंडिया नेपाल में, तो थोड़ा सा उसमें नरमी आई कि मतलब उधर के प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें कही गई हैं, तो इन्हीं के बारे में कुछ बातें हैं। बाउंड्री का डिस्प्यूट हमेशा से है, अब कहा गया है एक कमेटी जैसे बनाई गई है, मान लीजिए
कि द कमिटी वॉज सेटअप, एक कमिटी बनाई गई थी क्या करने के लिए, रिव्यू द प्रोग्रेस इन लार्ज नंबर ऑफ बायलेटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। जितने भी बायलेटरल कोऑपरेशंस चल रहे हैं, मतलब भारत और नेपाल के जो साथ में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी का काम क्या है कि क्या कहते हैं, उनको रिव्यू करे, इसकी मीटिंग होनी है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि कोविड-19 है, इसलिए वो फिजिकल मीट तो कर नहीं सकते हैं, तो उन्हें कैसे मीट करना है, वर्चुअल मीटिंग वो करेंगे, ठीक है। अक्टूबर में होना है इसकी मीटिंग। अब देखो भाई, जब दो देशों के बीच में लगातार बायलैटरल स्टॉक्स चलती रहती हैं, तो जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो धीरे धीरे बनते हैं। बात करने से रिलेशन ख़राब नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलता है। अब जब बात नहीं करोगे तो फिर डिफरेंसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते ही चले जाएंगे। इट ऑलवेज हैपन्स, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज। तो अब इसी पर एक और बात हुई है, मैंने अभी आपको समझाया था कि यूनिलेटरल एक्शन कर दिया वो नेपाल ने यूनिलेटरल मतलब अकेले ही बिना भारत से पूछे टेरिटरी क्लेम करने लगा। जो बाउंड्री है, आप सारे लोग जानते हैं ये चीज़। आपने अगर नेपाल के बारे में पूरे लेक्चर को नहीं देखा है तो मैंने एक लेक्चर अलग से बनाया था डिस्प्यूट को लेकर के, इंडिया नेपाल डिस्प्यूट, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। जियोग्राफिकल बाउंड्री आपको मैंने बताया, पहले जो है नेपाल का एरिया थोड़ा सा बड़ा था, बट जब ब्रिटिश से क्या कहते हैं नेपाल का युद्ध हुआ, जब हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन ने कुछ टेरिटरी को कब्जा कर लिया। उसी समय उधर से सिक्किम कब्जा हुआ था, सिक्किम भारत का पार्ट बना, और इधर से जो है काला पानी रीजन तक एक समझौता हुआ कि जो काली रिवर है उसके वेस्ट में इंडिया का भाग माना जाएगा और उसके ईस्ट में नेपाल वहाँ से स्टार्ट होगा और सिक्किम के पहले तक, ठीक है। तो जियोग्राफिकल ये सगोली, ट्रीटी ऑफ सगोली याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है, भारत और नेपाल से रिलेटेड है, ठीक। कब हुई थी, 1816 में हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरी की पूरी जियोग्राफिकल बाउंड्री डिसाइड की गई थी। बट अभी नेपाल कुछ दिन पहले इस बाउंड्री को मानने से एक्सेप्ट नहीं करता है ना, मानने से इनकार कर रहा है, और उसने एक नया मैप दिखाया है, नया मैप इशू किया है। अब कुछ लोग का कहना है कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ऐसा कर रहा है ना, कुछ लोग का कहना है कि वो सच में संतुष्ट नहीं है ट्रीटी ऑफ सगोली के जो भी अग्रीमेंट हुए हैं। तो इन सब बातों से डिफरेंसेस तो हैं, हमारे अंदर अच्छे रिलेशंस भी हैं, क्योंकि आज नहीं हमारा टाई बहुत अच्छे दिनों से है, आराम से बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, भारत वाले नेपाल चले जाते हैं, नेपाल वाले भारत चले जाते हैं, कितने लोग भारत में जॉब कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा रिलेशन है। तो ऑथर जो है वो ये कहना चाह रहा है कि डिप्लोमेसी में ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है इन द कंट्री, कूटनीति के हिसाब से, कि जो रिलेशन को ख़राब कर दे, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि फॉर इंडिया मोर देन द क्या कहते हैं एग्जाम्पलरी इंटर स्टेट रिलेशंस, इट इज़ द यूनिक पीपल टू पीपल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है ना, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को ख़राब नहीं करना है छोटी छोटी डिफरेंसेस से। तो दातार इज सेइंग कि इंडिया एंड नेपाल शुड होल्ड अ टॉक, ठीक है, और उससे कुछ सोल्यूशन निकाले जाने चाहिए जो कि बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे ये भी एक बात कही गई है कि इंडिया शुड रिजेक्ट द नेपाल्स स्टेट इल कंसीव्ड, बिल्कुल सही बात है। भारत को नहीं मानना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए उसके जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात है, गलत मैपिंग जो की है उन्होंने, लेकिन इसमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये हमारी एसेट है। नेपाल से जो हमारा रिलेशन है, वो गुडविल जो बन रखी है, वो हमारी एसेट है। तो हमें सॉल्यूशन भी ढूंढना है और हमें रिलेशन भी मेंटेन रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपके क्या कहते हैं बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, चाहे वो भूटान हो जाए, चाहे इधर से आप देख रहे हो नेपाल हो जाए, उधर म्यांमार हो जाए, श्रीलंका हो जाए, वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो ये जितने भी हैं, इवन चाइना, ठीक है, तो ये हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। जितने इनसे डिस्प्यूट्स कम रहेंगे, गुडविल अच्छी रहेगी, उतना देश के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो यू कैन गो एंड रीड समथिंग अबाउट नेपाल। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये एक आर्टिकल है जिसमें रशिया को थोड़ा सा मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया है? इसलिए क्रिटिसाइज़ किया गया है कि माना जाता है रशिया ने रेस में आकर के ना रैट रेस टाइप की बनाई और उसमें जल्दी से जल्दी कोविड-19 के एक वैक्सीन, उस वैक्सीन का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। दिस वैक्सीन इज़ नेम्ड एज, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, स्पुतनिक वी। तो स्पुतनिक वी नाम की जो वैक्सीन थी उसको ज़बरदस्ती, मतलब जल्दबाजी में, ज़बरदस्ती तो नहीं, जल्दबाजी में उन्होंने क्या कहते हैं पूरी तरह से ट्रायल भी नहीं किया और उसको अब यूज़ में ला दिया। तो जो एक तरीके से गलत है, मतलब रशिया को कहा जा रहा है कि यू शुड नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ द पीपल। तो यहीं पर एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रखी गई है,
स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो इन ये समझा रहे हैं कि 3 ट्रायल से किसी भी जो वैक्सीन होती है उसको 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। तो जो पहला स्टेज है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आप देखिएगा कि जो पहला स्टेज है वो एक्चुअली किस पे बात करता है। जो फर्स्ट वो क्लिनिक सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेज होता है वो सेफ्टी को देखता है कि भाई जो आप टेस्ट कर रहे हो वो कहीं से गड़बड़ ना हो। तो पहले टेस्ट करोगे कुछ लोगों पर, फिर थोड़ा सा और बढ़ाओगे, और जब सेकंड स्टेज पे आप आओगे तो आप ये देखोगे सेफ्टी और इफ़िशियंसी टगेदर। वहाँ पे अलग अलग देख रहे थे कितनी सेफ्टी की बात कर रहा है, कितनी इफ़िशियंट है। यहाँ पर दोनों को एक साथ मिला करके सेकंड ट्रायल किया जाएगा, और जब सेकंड ट्रायल हो जाएगा तो द वैक्सीन विल गो अंडर थर्ड ट्रायल, और उसके बाद थर्ड ट्रायल होगा तो फिर उससे ज़्यादा लोगों पर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जब थर्ड ट्रायल होगा तो ये भी देखा जाएगा कि कितना ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और ये भी देखा जाएगा कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है ना। तो जितने भी 100,000 लोगों को क्या कहते हैं वैक्सीन लगाई जाएगी वो ट्रैक किया जाएगा, महीनों महीने तक ट्रैक किया जाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, जल्दबाजी में क्यों बना देना। तो साइड इफ़ेक्ट्स देखा जाता है। मतलब ये कहने का ये समझा रहे हैं कि 3 स्टेज के ट्रायल में समय लगता है। फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट होगा, सेकंड स्टेज होगा, थर्ड ट्रायल में 2-3 महीनों का वेट होता है। हम साइड इन्फेक्शंस देखते हैं, उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। लेकिन रशिया ने तो 2 ही महीने में जो है वो क्या कहते हैं तीनों ट्रायल भी ख़त्म कर दिया और हरेली लॉन्च भी कर दिया। तो ये एक प्रकार का साइंटिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं कि दिस इज़ नॉट द गेम ऑफ मनी। और इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है ड्राइविंग फोर्स, जहाँ पे लास्ट में ये सजेस्ट किया जा रहा है कि डेफिनेटली जो है वो कोविड भाई जो भी मैं वैक्सीन बना लेगा उसके लिए इकोनॉमिकली तो बहुत कई $1 मिलियन का गेम है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ मार्केट ऑफ $1 बिलियन ना। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि इथिक्स शुड बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। मौलिकता होनी चाहिए, ह्यूमनिटी होनी चाहिए। मतलब एथिक्स ज़रूर होना चाहिए कि आप डेफिनेटली रेस में आगे आना चाहते हैं बट एथिकल वे पे आने चाहिए। जल्दबाजी में यू कैन नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है। तो इस बेस पर रशिया की इस वैक्सीन को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, बट न्यूज़पेपर में ये डिस्कशन गिवन है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर मेनी थिंग टू बी डिस्कस्ड। हाँ ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। हाँ दिस इज़ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, प्रशांत भूषण जी वाला केस। इसी के जस्ट ऊपर एक केस है, आप देख लीजिए। एजी का मतलब यहाँ पे वेणुगोपाल जो हैं अटॉर्नी जनरल, उन्होंने स्वरा भास्कर के खिलाफ केस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा है ट्वीट, आजकल लोग बड़े खाली हैं तो ट्वीट में ऐसा लिख दे रहे हैं कि उसी को सुओ मोटो ले रही है। सुओ मोटो मतलब अपने आप से संज्ञान में ले लेना, ठीक है। तो हालांकि स्वरा भास्कर का केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन प्रशांत भूषण बेचारे फंसे हुए हैं, ठीक है। डोंट माइंड, बेचारे का कोई अन्य अर्थ नहीं है, मतलब आई हैव सिंपैथी, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रिएक्टेड इन भूषण केस। ये फॉर्मर एक क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना भूषण केस में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। उन्होंने कुछ कारण भी बताए हैं। उन्होंने पहला बताया है, ठीक है, इनका नाम है मिस्टर सोराब जी। सोराब जी फॉर्मर जो हैं पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, महान्यायवादी बोलते हैं आई होप हिंदी में। तो इन्होंने कहा है कि कोर्ट को क्या कहना चाहिए ना, कोर्ट ने क्या किया एक्चुअली कि 24 अगस्त तक का टाइम दे दिया, मे बी आज लास्ट दिन है ना, तो उनको इसलिए समय दिया है कि आप ना रिव्यू कर लो, आपने जो ट्वीट किया है उसको डिलीट कर दो, आपने गलत ट्वीट किया है। तो अब प्रशांत भूषण तैयार नहीं है इस पर कि वो रिव्यू करने के लिए, उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया कि नहीं आई एम नॉट रेडी टू अपोलोजाइज एंड आई विल नॉट अपोलोजाइज, ऐसा उन्होंने कर दिया। तो उसी के पक्ष में आकर के इन्होंने कहा कि भाई ये तो ओवर रिएक्शन हुआ, क्योंकि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप क्या कहते हैं क्यों नहीं जुडिशरी का स्कैंडलाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसकी आलोचना, अगर कोई चीज़ गड़बड़ है तो आप उसकी आलोचना तो कर ही सकते हैं, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और इनका ये भी तर्क है कि अगर आप प्रशांत भूषण को जुडिशरी के बारे में कुछ भी कहने के लिए उसकी बदनामी और बेइज्जती मान रहे हैं, आलोचना को गलत तरीके से ले रहे हैं, तो फिर ऐसे तो नॉर्मल लाइफ में कितने सारे केसेस होते रहते हैं, तो वाई डू यू नॉट टेक सुओ मोटो ऑन दीज पॉइंट्स।
तो सुप्रीम कोर्ट उन मैटर पे क्यों सुओ मोटो नहीं ले लेती और क्यों क्या कहते हैं रिएक्शन नहीं करती, क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कुछ भी या पनिशमेंट उनके लिए नहीं लगा देती। तो इनका ये कहना है। तो इन्होंने कुछ बातें कही हैं कि सुप्रीम कोर्ट द कोर्ट में एट मोस्ट गिव लेक्चर टू प्रशांत नाउ, कि कोर्ट जो है वो प्रशांत को लेक्चर दे सकती है, बोल सकती है, वार्निंग दे सकती है, लेकिन पनिश नहीं करना चाहिए ना। इससे क्या बना रहेगा, एक बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो फिर एक रेस्टलेसनेस आएगा, क्योंकि क्या होगा कि भाई अब फिर जब एक जगह आप सुओ मोटो ले ले रहे हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो जा रही है, तो फिर ऐसे तो कितने सारे केसेस हैं, ट्वीट्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कितने सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रोज़ का रोज़ कोई ना कोई किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करता रहता है और बुरी तरीके से करता है। ठीक है, तो ये इनका अपना स्टैंड है यहाँ पे। बाय द वे इन्होंने कई सारी बातें कही हैं, मैंने इसको जूम कर दिया, आप इसको चाहो तो पॉज करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से और इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि प्रो कंसीव नोशन नहीं होना चाहिए। प्रो कंसीव मतलब पहले से इरादा नहीं बना के रखना है कि तुम कुछ बोलोगे तो तुमको हम केस लगा ही देंगे। तो इनका कहना है कि अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन विल बी इन्हेंस्ड इफ इट एड्रेसेस द एलिगेशन रादर देन टू स्लैप कंटेम्प्ट ऑन अ पर्सन हु मेड देम ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि आप उन्हें समझा दीजिए उन्हें। और एक बात और, प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं, मैं तर्क देना चाहता हूँ, मेरे तर्क को सुन लीजिए, मैंने वो नहीं कहा जो आप समझे हैं। तो इनका मतलब है कि जो एलिगेशंस जो वो क्या कहते हैं आप उन पे लगा रहे हैं, तो वो कुछ अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन को सुनिए। अगर उनका एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो देन यू कैन पनिश, लेकिन आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो बोलने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल ने इतनी बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्टिस फॉर एनी पर्सन ना, ये इनका स्टैंड है। ठीक है, तो ये हेडलाइन में आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। पर्सन मस्ट बी अलाउड टू प्रूव हिज एलिगेशंस ना, प्रूव करने के लिए जो उस पर दोषारोपण है उसको सिद्ध करने को उसे समय मिलना चाहिए। सेज फॉर्मल एजी, एजी मतलब अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि रिसेंटली अ नेम वॉज इन न्यूज़, सोराब जी वॉज रिलेटेड टू। ठीक है, पूछ सकते हैं, मे बी एग्जाम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, एक ये इस पे तो हालांकि बहुत दिन से डिस्कशन चल रहा है, मैं थोड़ा सा बस हाईलाइट कर दूंगा इसको। ये क्या है, इन्होंने कहा है कि पॉसिबल नहीं है कि पूरी तरीके से चाइनीज़ फर्म को बंद करना। देखो, मैं शुरू से ही जब एंटी चाइनीज़ वो चला, एप्लीकेशन बंद हुआ, तो मेरे थॉट हमेशा इस बात पे रहे कि डेफिनेटली आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए हमें, और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन जहाँ पे विकल्प नहीं है ना, वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब आप टेक्नोलॉजी मान लीजिए, आपके पास विकल्प ही नहीं है, एंड अगेन यू आर गोइंग एंटी कंट्री समथिंग। तो जिसके विकल्प नहीं है उसे अपनाओ और अपने आप को उस विकल्प के बराबर ले आओ। जब बराबर आ जाए तो क्विट कर दो, उसको क्विट करो, अपना बनाओ, अपनी बात चलाओ। लेकिन जब तक आपके पास विकल्प नहीं है और उसके बाद भी आप उसको नेशनलिज्म के बेस पर बैन कर रहे हो या समथिंग कर रहे हो, तो ये कंट्री के ग्रोथ में प्रॉब्लम बनेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, आप बैकवर्ड जाओगे, फिर आप इस कंपटीशन से पीछे हो जाओगे ना, मुझे लगता है। तो इनका सही कहना है कि सारी चीज़ों को ब्लॉक करना ठीक नहीं है, और ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि डिफेंस में भी उसका अपना रोल है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि फुली ब्लॉक कर दिया जाए। आई होप आप क्या समझते हैं, आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या राय है, आप क्या चाहते हो, पूरी तरह से चाइनीज कंपनी को ब्लॉक ही कर दिया जाए। इसके बाद इफ देयर इज़ एनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यस देयर इज़, ये एक ऑफिशियल न्यूज़ दिखा रहे हैं कि मतलब चाइना जो है वो कई दिनों से वैक्सीन्स लगातार ट्रायल पे रख रहा है, लोगों को लगा रहा है। ठीक है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये लगातार 22 ऐसी वैक्सीन हैं जो अंडर ट्रायल चल रही हैं। लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट विल कम। ठीक है, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। ठीक है, और भी कोई अब नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और भी अगर इम्पोर्टेंट बातें होंगी तो मैं उसको भी हाईलाइट करके आपसे डिस्कस कर दूंगा। और जो हमारे करंट अफेयर्स के एक्सप्लेन डिस्कशन में आते हैं, यहाँ पे जो भी छूट गया होगा हम उसको उस लेक्चर में लेके ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, लेक्चर के डिस्कशन कैसे लगे, ये जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आप इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।